इस समय सरकार का पूरा जो फोकस है वो है राइजिंग राजस्थान पर, और एक साल पूरा होने पर जनता के सामने पूरा लेखा जोखा जाने की बात लगातार भजनलाल सरकार कह रही है। मेरे साथ डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा हैं, उनसे बात करते हैं। सबसे पहले मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा जिस राजनीतिक सफर के साथ आगे बढ़े हैं वो आम आदमी के लिए प्रेरणा स्रोत हैं, और ऐसे राजनेताओं को देखकर आज भारतीय जनता पार्टी का आम कार्यकर्ता भी पूरी मेहनत और शिद्दत से सपनों के साथ काम कर रहा है। डिप्टी सीएम प्रेमचंद जी, पहले आपको बहुत बहुत बधाई हो, क्योंकि मैं भी चर्चा भी कर रहा था आपसे, और ये मुझे अच्छा भी लगता है। कई बार मैं आपके साथ नहीं होता हूँ, पीछे से चर्चा करता हूँ, क्योंकि सीएम भजनलाल शर्मा के साथ जब मैं होता हूँ तब भी, क्योंकि आपका लगभग समान सफर है। आप एक साधारण कार्यकर्ता से इतना बड़ा विश्वास आपने जताया है। आज हम बात कर रहे हैं एक साल पूरा होने पर, और चूंकि आपकी सरकार बड़े जोर शोर से तैयारी कर रही है, पीएम मोदी को आपने आमंत्रित किया है। मैं आपसे पूछूं डिप्टी सीएम साहब, तो आपके जो 4 विभाग हैं, हालांकि डिप्टी सीएम होने के नाते पूरी सरकार भी आप देख रहे हैं, क्या मानते हैं आप, क्या उपलब्धियां इस एक साल की आप जनता को बताना चाहेंगे? देखिए, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो सोच और जो विजन है कि जिस तरह से इस भारत का मान और सम्मान उन्होंने इन 11 साल में जो बढ़ाया है, वो वाकई भारत के लिए एक ऐसा है कि भारत कभी भी इतने फैसले उन्होंने किए हैं, जो फैसले जिनकी आस लगाए हुए हिंदुस्तान की जनता बैठी हुई थी, वो करने के बाद में जनता में, आम जन में ये भावना है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी एक हमारे इस भारत का, हिंदुस्तान का विकास ही नहीं अपितु विकसित भारत बनाने का उनका सपना है, वो हम सब मिलकर पूरा करें। इसी लक्ष्य को लेते हुए हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने, जब से जो डबल इंजन की सरकार राजस्थान में बनी है, जब ही से पहले दिन से ही इस चीज़ को लेकर आगे बढ़ रहे हैं कि राजस्थान का विकास, राजस्थान का उत्थान और हर क्षेत्र और हर वर्ग के उत्थान के लिए वो लेकर चले हुए। इसी को लेकर उन्होंने जिस तरह से हमारे युवाओं के साथ, जिस तरह से कांग्रेस गवर्नमेंट ने धोखा किया है, उनके पेपर लीक कर करके हमारे किसानों से धोखा किया है कर्जा माफ़ी के नाम से, और वो सरकार में आए, लेकिन यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा जब आए तो इस चीज़ की उन्होंने सबसे पहले पहल की कि मेरे युवाओं के साथ धोखा हुआ, तो इन युवाओं के साथ धोखा करने वालों को उन्होंने जेल में डाला, और उसके बाद में इन युवाओं के चेहरे पे मुस्कान लाने के लिए उन्होंने इतनी वैकेंसीज खोली है 1 लाख से ऊपर, और हर साल 1 लाख से ज़्यादा के वैकेंसी निकाल कर युवाओं को रोजगार देने का जो लक्ष्य लिया है, वो वास्तव में हमारे युवाओं के लिए एक अच्छा मैसेज है, और उनके प्रति हमें करना भी चाहिए, क्योंकि हमारा भारत युवाओं का देश है, हमारा राजस्थान युवाओं का देश है, और माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी की भी यही है कि मैं विकसित भारत 2047 युवाओं के हाथ में दूं। इस सोच को लेकर ही युवाओं के लिए हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं, हमारी सरकार काम कर रही है। और किसानों के लिए भी जिस तरह से उन्होंने कर्जा माफ़ी नहीं की, लेकिन आते ही हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने जो हरियाणा से जल समझौता करके ERCP की योजना लाने का जो पहल की है, निश्चित रूप से ये 4 साल 5 साल जो भी लगेंगे, लेकिन हर खेत में किसान को अगर पानी मिलेगा तो हमारे इस राजस्थान में हमारी जो ज़मीन है वो बहुत ही उपजाऊ ज़मीन है, लेकिन पानी की कमी थी, और अगर पानी आ जाएगा तो हमारे किसानों के लिए इससे बड़ी कोई बात नहीं होगी। इसलिए ये काम भी वो कर रहे हैं। हमारी महिलाओं के को लेकर, हमारी गैस में सब्सिडी से लेकर, हमारे किसानों के लिए गेहूं का समर्थन मूल्य बनाने के लेकर, और इसी दृष्टि से वो आगे बढ़ रहे हैं कि मेरे युवाओं को मैं और रोजगार दूं। युवा अपने आप में एक इस तरह की स्किल डेवलपमेंट करें कि जिससे युवा हमारा एक पढ़ने के बाद में वो एक नौकरी नहीं लगे, वो नौकरी देने वाला भी बने जी। इसको लेकर काम कर रहे हैं, और राइजिंग राजस्थान का जो मीट का जो काम कर रहे हैं, वो उन्होंने पहली साल में ही, 1 साल भी नहीं हुआ उससे पहले ही ये कदम उठाया कि अगर राइजिंग राजस्थान मीट अगर यहाँ होती है और जो इन्वेस्टर है हमारे वो आते हैं, तो हम उसको धरातल पे 4 साल में उतार पाएंगे। इसको लेकर उन्होंने
कई देशों में यात्रा की है, कई देशों में जाकर एमओयूज किए हैं, कई राज्यों में जाकर उन्होंने एमओयूज किए हैं। और उन एमओयूज का यह है कि मकसद राजस्थान में अपार संभावनाएं देखी जा रही है। हमारे यहाँ पे माइनिंग के क्षेत्र में है, हमारे यहाँ टूरिज्म के क्षेत्र में है, यहाँ हमारे एनर्जी के क्षेत्र में भी बहुत अपार संभावनाएं हैं, हमारे पेट्रोलियम के क्षेत्र में भी बहुत अपार संभावनाएं हैं। तो इनको लेकर देश विदेश के सभी इन्वेस्टर यहाँ आना चाहते हैं और वो यहाँ पे काम करना चाहते हैं, बशर्ते कि उनको सही सुविधाएं मिले, उनकी उद्योग लगाने में जटिलताएं नहीं हो। उसको लेकर हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं कि उनका सरलीकरण करके और उनको उद्योग स्थापित करने में कोई कठिनाइयां नहीं आए। और बहुत सारे कई करोड़ों के हमने इन्वेस्टमेंट जो एमओयूज किए हैं 9 दिसंबर से 11 दिसंबर को होंगे और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में हम ये एमओयूज कर रहे हैं, ये मीट कर रहे हैं। इसमें मैं मानता हूं कि जितने भी हमारे युवा लोग हैं उनके चेहरे पे मुस्कान आने वाली है। अगर ये सारे यहाँ पे औद्योगिक धंधे स्थापित होंगे तो उनको रोजगार मिलेगा, राजस्थान की आर्थिक स्थिति बढ़ेगी और राजस्थान को सुविधाएं मिलेगी। इसको लेकर ये अच्छी पहल, अच्छा नवाचार हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। बिल्कुल साहब, आपने भी आम आदमी का जिक्र किया था। आप लगातार कहते भी हैं, आप भी कहते हैं, पीएम मोदी तो कहते हैं कि देश में 4 ही जाति हैं, महिला, युवा, किसान और मजदूर। आपके जो डिपार्टमेंट है, खासकर 2 डिपार्टमेंट का मैं जिक्र जरूर करना चाहूंगा क्योंकि उनका सीधा जुड़ाव आम व्यक्ति से। एक तो ट्रांसपोर्ट आपका ऐसा विभाग है इसमें आम आदमी जुड़ा हुआ है, एक गांव का किसान, मजदूर सब यात्रा करते हैं। उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के बारे में मैं जानना चाहूंगा, इस 1 साल में क्या उपलब्धियां? देखिए, मैंने सबसे पहले यहाँ देखा कि हमारे जो आरसी और लाइसेंस जो बनता था और उसमें पेचीदियां आती थी, हमारा आम आदमी वहां तक 2 बार या 3 बार चक्कर काटता था ऑफिस के। उसको हमने उनकी फीस माफ करके और वो कहीं भी ई मित्र पे जाकर अपना लाइसेंस या आरसी वो निकाल सकता है, उसको ऑफिस जाने की जरूरत नहीं है। तो इससे करीब हमारे 35 करोड़ रुपए सालाना का आर्थिक भार बढ़ा, लेकिन आम जन को सुविधा मिली और दलालों के चक्कर जो काटते थे उससे भी उनको राहत मिली है। इसके अलावा मेरे रोडवेज जिस तरह से जो चलाई जा रही थी पिछली सरकार ने कि वो 50-60 किलोमीटर पे रोडवे चल रही थी, 200 किलोमीटर लास्ट तक चल रही थी, लेकिन अब हम एक फेरा 400 किलोमीटर तक का करवाकर आम गांव शहर को जोड़ते हुए हमने चलाई, जिससे हमारे राजस्व में पर डे 1.25 करोड़ रुपए पर डे की वृद्धि हुई है। ये मैं मानता हूं कि इससे आम जन को सुविधा भी मिली है और हमारा रोडवेज में राजस्व भी बढ़ा है। साहब, ये तो आपके ट्रांसपोर्ट की बात कर ली। एक एजुकेशन जो डिपार्टमेंट है, क्योंकि आप देखा हमारे साथ बाबा साहब विराज हैं, संविधान निर्माता, जिनके बल पर आज भारत लगातार उत्तरोत्तर आगे बढ़ रहा है। लेकिन कभी इस देश में नालंदा जैसे विश्वविद्यालय हुआ करते थे, तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय हुआ करते थे। लगातार क्या वजह रही, जो भी वजह रही, लेकिन शिक्षा नीति का सबसे बड़ा जो विनाश हुआ हिंदुस्तान में वो शिक्षा नीति का हुआ। आपके ऊपर ये डिपार्टमेंट है, क्योंकि हम वापस इस उम्मीद के साथ कि ये शिक्षा का वही वैभव वापस हम प्राप्त कर पाए, इसके लिए किस तरह के नवाचार आपकी ओर से किए जा रहे हैं? जिस तरह से शिक्षा को लेकर, क्योंकि मैं शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा मुझे इसकी जिम्मेदारी भी है और मैं चाहता भी हूँ कि हमारे जो युवा है उनकी प्रतिभा को संवारने का हम काम करें। हमारी बच्चों में जो प्रतिभा है उसका मंच अगर उनको मिलता है तो निश्चित रूप से वो हमारे इस विकसित भारत की एक पहचान बनेगी और वो आगे काम करेंगे और इस भारत की बागडोर उनके हाथ में होगी। इसको लेकर हमने जब कॉलेज सेशन स्टार्ट हुआ तो एक पहली बार ऐसा हुआ है कि हमने 1 जुलाई से ही कॉलेजें स्टार्ट कर दी थी, जो कभी होती नहीं थी जी। उसके बाद में हमने जो पिछली सरकार ने कई कॉलेजें आनंद फानंद में उन्होंने खोली, उनके स्टाफ की कोई व्यवस्था उन्होंने नहीं करी तो और बिल्डिंगें भी नहीं की, उसकी व्यवस्था हम पहले दिन से ही शुरू कर दिए कि वहाँ पे अच्छी स्टाफ की व्यवस्था करते हुए उन्हें कॉलेजेस की बिल्डिंगों को लेकर सभी बिल्डिंगों के करीब करीब उद्घाटन हमने कर दिए हैं और उनको एक अच्छा एनवायरनमेंट मिले कॉलेज में जाने के लिए। अच्छे शिक्षकों की हमने
विद्या संबल के तहत व्यवस्था करी है और एक अच्छी शिक्षा उनको मिले। और साथ ही साथ हमने राष्ट्रीय शिक्षा नीति को ज़्यादा से ज़्यादा लागू करने का काम किया। करीब करीब हम जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसमें एक स्किल को बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया है। और स्किल डेवलपमेंट में यही है कि अगर युवा पढ़ाई के साथ साथ में एक स्किल भी लेके चलता है तो वो बेरोजगार नहीं रह पाएगा। और ऐसे भी हमारे प्रतिभावान छात्र छात्राएं मिलेंगे कि वो स्किल डेवलपमेंट करते हुए अगर उनका धंधा शुरू करते हैं तो निश्चित रूप से एक खुद नौकरी लगने के लिए नहीं बल्कि वो कई लोगों को नौकरी देने लायक बनेंगे। तो यह हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी की सोच है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कहा गया तो हम उस पर ज़्यादा से ज़्यादा जोर दे रहे हैं कि हमारा युवा, हमारा पढ़ने वाला विद्यार्थी पढ़ाई के साथ साथ एक स्किल का कोर्स साथ में करेगा तो कहीं न कहीं बेरोजगार नहीं रह पाएगा, बल्कि वो बेरोजगार ही नहीं वो रोजगार देने वाला भी बनेगा। बराबर साहब, अच्छी बात आपने कही है, लेकिन मैंने आपको पहले शुरुआत में कहा था कि अपेक्षाएं बहुत ज़्यादा आपसे है प्रदेश की जनता को। जी। कई बार हम एक तस्वीर देखते हैं कि कुछ शिक्षा माफिया सक्रिय हो जाते हैं, फर्जी डिग्री के मामले सामने आते हैं। जी। फर्जी डिग्री के मामले सामने ना आए, शिक्षा माफियाओं का जाल आप हटा पाएं, क्योंकि मैंने पहले फिर एड ऑन कर देता हूँ, उम्मीद बहुत ज़्यादा है आपसे। जी। और एक छोटी सी बराबर साहब जोड़ना चाहूँगा, फीस को लेकर कई बार इस तरह की तस्वीर आती है। हम जब युवाओं से बात करते हैं फीस का स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा महंगा हो जाता है, तो आम गरीब का बच्चा, आम किसान का बेटा उच्च शिक्षा से महरूम सा रह जाता है। तो उसको लेकर क्या आपका कोई विजन है, कुछ सोच है इस दिशा में? देखिए, जिस तरह से आप शिक्षा की फीस के बारे में बता रहे हैं, आपने कई यूनिवर्सिटियों के बारे में बताया फर्जी डिग्रियों के मामले में, हमने कई यूनिवर्सिटी पे ये कार्रवाई की है जी। और अभी भी हमारी कार्रवाई चल रही है, एक कमेटी बना के, और उनकी जांच कर रहे हैं। जो ऐसे प्रकरण हमारे सामने आ रहे हैं पिछली गवर्नमेंट के हमने देखे हैं सामने आए, उनके लिए एक पारदर्शिता से हमने कमेटी बनाकर और कमेटी से उनकी जांच कराएंगे और जो जिनमें गलती पाई जा रही है उनके खिलाफ हम कार्रवाई कर रहे हैं। दूसरी बात आपने फीस के लिए कहा, तो हम फीस के मामले में देखो एक योजना उन्होंने एक राजीव गांधी स्कॉलरशिप की एक योजना चला रखी थी जी। वो योजना हमने विवेकानंद स्कॉलरशिप पे किया और उसमें 500 छात्र बाहर भेज रहे थे। उन 500 छात्रों में मैंने अब की बार उसमें 300 छात्र विदेश में और 200 छात्र मेरे यही हमारे ऐसे उच्च शिक्षण संस्थान है जिनमें अच्छी शिक्षा प्राप्त होती है, जिससे कि हमारा गांव का प्रवेश का छात्र वो वहाँ नहीं जा सकता है। हम सुविधा दे रहे हैं लेकिन वो वंचित रह जाता है, तो हम उनके लिए ये सुविधा यहाँ के लिए और उनको ज़्यादा से ज़्यादा ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को इवन कैटेगरी में हम उन लोगों को ले रहे हैं कि वो ग्रामीण क्षेत्र के जिनमें प्रतिभा है लेकिन वो आर्थिक दृष्टि से जा नहीं पाते हैं, उनको भेजने के लिए भी हम काम कर रहे हैं कि वो जाए विदेश में पढ़ के आए, हमारे यहाँ के हिंदुस्तान के अच्छे शिक्षण संस्थाओं में वो पढ़े ताकि उनकी प्रतिभा हमारे इस देश के काम आए। इसके लिए भी हम योजनाबद्ध तरीके से काम कर रहे हैं। बराबर साहब, एक बहुत समय ज़्यादा मैं नहीं लूँगा आपका, क्योंकि आपको भी व्यस्तम कार्यक्रम है आपके। अभी हम अम्बेडकर साहब का जिक्र कर रहे थे। लोकसभा का चुनाव जब हुआ तो एक नैरेटिव विपक्ष ने सेट किया कि SC/ST का आरक्षण आप खत्म कर देंगे, संविधान खतरे में। और अभी भी आप देखा होगा, चाहे उनके राष्ट्रीय नेता हो, संविधान की प्रति लेकर साथ चलते हैं। कल भी एक विधायक जो दौसा जीत कर आए हैं वो संविधान की प्रति लेकर आए थे और वो कहते हैं कहीं ना कहीं संविधान खतरे में है। आप बात कर रहे हैं तो आपने बाबा साहब को साथ में रखा हुआ है, तो क्या ये विपक्ष एक नैरेटिव सेट करना चाहता है? वो क्यों लगातार आप पर इस तरह के हमले बोलता है कि संविधान खतरे में है, आरक्षण पर खतरा है? जी देखिए, मैं बाबा साहब के चरणों में नमन करता हूँ कि उन्होंने इस हिंदुस्तान में एक ऐसा संविधान बनाया जो कि सभी संविधानों को, अन्य देशों के संविधानों को उनकी स्टडी करते हुए उन्होंने ये संविधान बनाया जो सबसे अच्छा संविधान भारत का है, सबसे बड़ा संविधान भारत का है जी। और उसमें हमारे आम जो हमारे गरीब पिछड़े जो भी थे उनको इस समाज की मुख्य धारा में लाने का उन्होंने इस संविधान में प्रावधान किया है और उनको किस तरह से ऊपर उठाया जाए और एक समान सामाजिक स्थिति हमारी बने, उसको लेकर उन्होंने बनाई थी। और जो बनाई, आज मैं भी
मुझे भी कहीं न कहीं बाबा साहेब अम्बेडकर के इस संविधान के अनुरूप ही मैं आज इस पोजीशन में हूँ कि मुझे आरक्षण के तहत सीट रिजर्व हुई, मुझे दिया गया। काम करने की प्रेरणा संविधान में प्रारूप उन्होंने कर गया, लेकिन हर व्यक्ति को उसका लाभ वो कैसे ले, वो उसको खुद को भी अपना प्रयास करना चाहिए। तो उस प्रयास के तहत ही हम उनके संविधान में जो उल्लेख किया गया, उस संविधान में हमारे को प्रावधान दिए गए, उनको आप जब भी प्राप्त करोगे जब आप में प्रतिभा हो, उसके प्रति आपका जज्बा हो, तो निश्चित रूप से आप आगे पहुंच सकते हो। रही बात विपक्षी या कोई भी लोग आरक्षण के विरोध में जिस तरह की बातें कर रहे हैं, जो भ्रांतियां फैला रहे हैं, मैं मानता हूं कि वो अनगल इन लोगों को एक भ्रांति फैलाकर ये काम कर रहे हैं। बाकी संविधान के लिए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि मैं जब तक जिंदा रहूंगा संविधान से कोई छेड़छाड़ नहीं होगी, और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी तो हमारे को आरक्षण देने वाले हैं। अभी महिलाओं को आरक्षण उन्होंने लोकसभा और विधानसभा में प्रावधान किया गया है। तो मैं मानता हूं कि जिस तरह से ये लोग जो भ्रांतियां फैलाते हैं वो गलत है, और हमारी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक राष्ट्र नीति और राष्ट्र निर्माण के लिए काम करती है। हमारी समाज का पीछे जो व्यक्ति रह गया उसको आगे समाज की मुख्य धारा में लाने का काम कर रही है। हमारी केंद्र सरकार की योजनाएं हैं जिससे कि हमारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या पिछड़ा वर्ग के लिए वो पूरी 90% लाभदायक उन समाजों के लिए है जिनको लाभ मिलता है, तो उनकी आर्थिक दृष्टि से मजबूत होती है, वो सामाजिक भागीदारी में अपना हिस्सा निभाते हैं। इसलिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारी भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से आम 36 जाति को लेकर, आम धर्मों को लेकर साथ चलती है, लेकिन इस तरह के अगर कोई भ्रांतियां फैलाते हैं तो ये कहीं न कहीं हमारी सामाजिक समरसता को खराब करते हैं, हमारी धार्मिक आस्था को खराब करते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। हम सबको मिलकर, जितने भी पार्टियां हो, चाहे वो अपने स्तर पर काम करें, लेकिन हमारे सामाजिक समरसता को जिस तरह से उसमें अगर विघ्न डालती है, तो मैं मानता हूं कि ये हमारे इस समाज के लिए खतरा है। बिल्कुल। एक लास्ट सवाल प्रेमचंद जी आपसे जुड़ा हुआ रहेगा, और एक आपका क्या प्रॉमिस राजस्थान की सरकार आगे जनता से रहेगा, क्योंकि आप 1 साल का पूरा होने पर लेखा जोखा देंगे ही अपना, सभी पूरी सरकार आपकी देने वाली है। एक मैं एड ऑन पूरा सवाल कर देता हूं आपको, एक आपसे जुड़ा हुआ, अभी हम चर्चा कर रहे थे प्रेमचंद जी, बात ठीक भी है, उसको मुझे कहने को गुरेज भी नहीं है। आप एक सफर के साथ आगे बढ़े, स्ट्रगल के साथ आगे बढ़े। चूंकि आपके बारे में जब मैं सुन रहा था तो कई बड़े भाजपा के नेताओं ने जिक्र किया था भाजपा मुख्यालय पर, मुझे ध्यान है आपकी माँ के बारे में कहा था कि किस तरह का एक स्ट्रगल करके आपको उन्होंने पाला पोसा, फिर एक लंबा संघर्ष आपने किया। लेकिन सीएम भी एक बार, कई बार कहते हैं कि किसान का बेटा सीएम बना है, आप खुद मजदूर के यहाँ बेटा एक डिप्टी सीएम बने, तो पचा नहीं पा रहा है विपक्ष। देखिए, जिस तरह से मैं मेरे बारे में बात करूं तो मैं बचपन में मेरी माँ एक्सपायर हो गई थी, एक 7-8 साल के अकाई था मैं। लेकिन जिस तरह से ये जज्बा और आगे बढ़ने की तमन्ना, और जब मैं युवावस्था से समझदार हुआ, अच्छा पढ़ लिख के, तो मेरे मन में एक सामाजिक सेवा के अलावा ऐसे कदम उठाए जाए जिससे इस समाज के लिए, ऐसे समाज के लिए मैं कुछ कर सकूं, ये एक जज्बा मेरे अंदर था। तो मैं मजदूरी करके पढ़ा हूँ, और स्वयं मजदूरी करके पढ़ा हूँ गांव से छोड़कर यहाँ पे, और कई काम मैं ऐसे किया हूँ जिनसे कि मैं आर्थिक स्थिति के लिए मैंने ये काम किया। लेकिन पढ़ाई का जज्बा मेरे मन में हमेशा रहा, और मैं पढ़ाई करता करता मैंने डॉक्टरेट भी की, अन्य डिग्रियां भी मैंने की है। लेकिन ये कहीं नहीं आड़े आता है कि आप कोई भी काम करते हुए अगर आप में जज्बा है तो आप पढ़ाई करके आगे बढ़ सकते हो। मैंने खेतों में बैलों से हल चला के मैंने खेती की है। मैंने कई काम किए हैं जिनको काम करते करते भी मैं पढ़ाई कर सका हूँ। मुझे अपने आप में ये विश्वास है कि कोई भी व्यक्ति अगर इस तरह से करेगा तो वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ेगा, और उसका खुद का जज्बा, खुद का इंटरेस्ट होना चाहिए कि मुझे ये करना है। तो उसी के मेरी माता पिता को भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि ऐसे संस्कार मेरे घर वालों ने मुझे दिए, तो मैं आगे बढ़ पाया हूँ, और समाज ने मेरे को साथ दिया। मैं 36 कौमों ने मेरा साथ दिया। मैं उनका आभारी हूँ कि
कि मैं उनकी सेवा कर सकूं और उनके सुख दुख में मैं भागीदारी बन सकूं। एक वादा राजस्थान का जनता से, एज डिप्टी सीएम आप आने वाले समय में कैसा राजस्थान जनता को देंगे, विकसित राजस्थान को सपना कैसे साकार करेंगे? मैं यही कहूंगा, राजस्थान की जनता से मैं अपील करना चाहूंगा कि हम सब मिलकर हम सामाजिक समरसता से आगे बढ़े, हर समाज को हम एक दूसरे का सहयोग दें और एक दूसरे का हम सहयोग देते हुए अगर आगे बढ़ेंगे। पार्टियां अपना काम करती है, लेकिन अच्छे कामों में सामाजिक उत्थान के लिए, राजस्थान के उत्थान के लिए हम सब मिलकर अगर सही भावना से काम करेंगे तो हम निश्चित रूप से राजस्थान हमारा विकसित राजस्थान भी बनेगा। और हमारे युवाओं को भी मैं यही कहना चाहूँगा कि आपकी इस प्रतिभा को आप स्किल डेवलपमेंट करते हुए, कई स्किलों में आपका इंटरेस्ट दिखाते हुए पढ़ाई को आगे सुचारू रूप से करें, ताकि आप जिस तरह से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है विकसित भारत का, उस विकसित भारत का सपने में इन युवाओं का, क्योंकि हमारा भारत युवाओं का देश है और राजस्थान युवाओं का प्रदेश है, तो युवाओं के हाथ में यशस्वी प्रधानमंत्री विकसित भारत देना चाहते हैं 2047 में। उसके लिए सभी युवाओं से अपील करना चाहूँगा कि आप सब मिलकर इस राजस्थान के उत्थान के लिए और हमारे हिंदुस्तान के उत्थान के लिए आप लोग बढ़ चढ़कर आगे बढ़े, संस्कार से, सामाजिक समरसता से और अपनी प्रतिभा को आगे बढ़े। थैंक यू डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा जी। मैं रश्मि रथी की चंद पंक्तियों के साथ और प्रेमचंद बैरवा जी मैं कौन को साथ शामिल करते हुए कहना चाहूंगा, वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, नवधर्म प्रणेता कौन हुआ, जिसने ना कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर काम किया। यही उम्मीद हम डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा से करते हैं कि वो आगे इसी तरह बढ़े, सपनों का राजस्थान पूरा करें, विकसित राजस्थान के सपने को साकार करें। इस उम्मीद के साथ कैमरा पर्सन विजय गिरी के साथ लाल सिंह फौजदार, सच बेधड़क, जय।